सो गुड आफ्टरनून क्लास। और कौन अभी जुड़ा है रिसेंट में? अभी कौन गुड आफ्टरनून बोल रहा था? प्रीति सेमवाल। आई ओके थिंक। ओके, अच्छा। चलो अच्छी बात है। पहले ये आपकी जो लास्ट क्लास मिस हो गई थी ना, वही क्लास डिस्कस कर रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है एक्चुअली। ये इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कि जो संदर्भ स्रोत, तो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छा लेक्चर अवेलेबल है, तो उसके बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बता देंगे कि संदर्भ स्रोत के अंदर ही आपके जो मतलब इंफॉर्मेशन सोर्सेज आते हैं, ठीक है। रेफरेंस सोर्सेज होते हैं ना, जिस रेफरेंस सोर्स का मतलब क्या होता है कि कहीं से हम रेफर करते हैं कि अगर मान लिया कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि लाइब्रेरी में हम जाते हैं तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, अगर वो लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है तो टीचर कहता है ना कि आप इसे रेफर कर लीजिए, इसके अलावा यहाँ से भी रेफर मतलब करते कि आप इसके अलावा भी डिटेल में पढ़ सकते हैं यहाँ पे, तो वो रेफरेंस सोर्सेज कहलाते हैं। और इसमें भी अगर हम बात करें रेफरेंस सोर्सेज की, तो जनरली ये दो भागों में विभाजित होते हैं। एक रेडी रेफरेंस सोर्सेज होते हैं और एक आपके सॉरी शॉर्ट रेंज रेफरेंस सोर्सेज होते हैं और एक लॉन्ग रेंज रेफरेंस सोर्सेज, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज की बात करें तो जैसे कि आपका डिक्शनरी हो गई, डायरेक्टरीज हो गई, या इंसाइक्लोपीडिया हो गए, तो जो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ना, तो वो शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस कहलाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपकी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज होती हैं, सोर्सेज होते हैं, जैसे कि अगर मान लिया यूजर गाइडेंस सर्विस होती है, ठीक है। और या फिर आपका ट्रांसलेशन सर्विस हो गई, या आपका डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस हो गई, ठीक है। तो इस तरह की सर्विसेज जिसमें टाइम ड्यूरेशन थोड़ा लगता है ना, तो वो हमारी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सोर्सेज के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इसमें आपके मतलब अगर हम बात करें सोर्सेज की, तो एक आपके इसमें तीन भागों में भी डिवाइड किया हुआ है। आपका लोकल रेफरेंस सोर्सेज होते हैं, आपके स्टैंडर्ड होते हैं, और आपके लोकल होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, और एक कौन सा होता है, लोकल होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, कौन से होते हैं बताओ मुझे कोई। बताओ बताओ, किसी को याद है? हेलो, लास्ट टाइम पढ़ाया था। लोकल होते हैं आपके, एक स्टैंडर्ड होते हैं, और एक कौन से होते हैं? ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं, मुझे भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मैं देख लूँ। एक स्टैंडर्ड होते हैं और एक मैंने भी जस्ट बताया भी था, दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया। लोकल होते हैं एक मेरे को नहीं आ रहा। खैर अब वो याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगी, दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, लोकल होते हैं, एक रेडीमेड लोकल होते हैं, एक स्टैंडर्ड होते हैं, एक और भी होते हैं, जो कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। अभी जस्ट याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो तीन प्रकार के रेफरेंस सोर्सेज होते हैं, इसमें बुक में भी शायद मेंशन नहीं है उसके बारे में। चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है? क्या नहीं चल रहा है अर्चना? हेलो, हेलो, आवाज नहीं यस आ रहा मैम। है आप लोगों को? मैम आ रही है। तो फिर मतलब कोई कुछ मैसेज कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बताओ क्या क्या, क्या नहीं चल रहा है? मैसेज कोई कर रहा है ना, इसलिए पूछ रही हूँ बस केवल।
So, अब सभी को आवाज क्लियर आ रही है ना? यस मैम। हाँ, ठीक है। यस मैम, आ रही है। इसमें ना अदर रेफरेंस सोर्सेज हैं, वही मैं कुछ पर्टिकुलर थे नहीं ना, इस वजह से दिमाग में नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो एक होते हैं आपके स्टैंडर्ड, लोकल और अदर रेफरेंस सोर्सेज। ठीक है, तो फिलहाल उस पर नहीं जा रहे हैं हम, उसको आप देख लेना। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज का मतलब होता है कि हम इंफॉर्मेशन को कहाँ से मतलब ग्रेस्प करें या कहीं कहाँ से लें। ठीक है, उन्हें हम इंफॉर्मेशन सोर्सेज कहते हैं। ठीक है, और एक सेकंड, रेफरेंस सोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन, हाँ ठीक है, ये दे रखा हुआ है। ठीक है, जिन स्रोतों से किसी प्रकार की सूचना अथवा ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही एक तरह से हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका आपका डॉक्यूमेंट्री टाइप के भी हो सकते हैं। किसकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड में? तो ये दो प्रकार के होते हैं जनरली, इन्फो आपके डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई भी चीज इंफॉर्मेशन सोर्स हो सकती है आपकी। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपके टीवी हो गए, है ना, न्यूज चैनल हो गए, वो सब इंफॉर्मेशन सोर्स है। किसी ना किसी प्रकार की उसको उस उस सोर्स से आपको जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो वो हमारे इंफॉर्मेशन सोर्सेस कहलाते हैं। ठीक है, और इसे भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, फिलहाल इस बुक को हम ले लेते हैं कि इस बुक में क्या क्या चीजें हैं, फिर मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगी। ठीक है, हमें पता है कि सूचना के सृजन मतलब आपके ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, मुद्रित एवं अमुद्रित, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एंड मतलब नॉन डॉक्यूमेंट्री, जो कि प्रिंट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दोनों साधनों द्वारा सूचना का आदान प्रदान या सूचना का प्रवाह या सूचना का कम्युनिकेशन, है ना, संप्रेषण को कम्युनिकेशन ही कहते हैं ना, तो वो किया जाता है। ठीक है, इस स्रोत द्वारा संप्रेषित सूचना की प्रकृति डिफरेंट टाइप की हो सकती है, उसका नेचर जो होता है इन्फॉर्मेशन का, वो डिफरेंट टाइप का होता है, का हो सकता है। ठीक है, तो वही वो जो नेचर होता है सूचना का, वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं कि तीन विशेषताओं पर निर्भर करता है। सूचना स्रोत की श्रेणियों का वर्गीकरण निम्नलिखित तीन विशेषताओं पर निर्भर होता है। पहली विशेषता क्या है? इनकी प्रकाशन की प्रक्रिया से संबंधित होती है, यानी कि कुछ स्रोत केवल एक ही बार प्रकाशित होते हैं एवं उनके प्रकाशन में कोई निश्चित समयांतराल या निरंतरता नहीं होती है, जैसे कि समाचार, मैगजीन एवं अन्य आपके पीरियोडिकल्स। तो ये क्या है आपके डॉक्यूमेंट्री, यानी कि मतलब एक मतलब पब्लिश होते हैं रिटर्न फॉर्म में ना, डॉक्यूमेंट फॉर्म में। तो ये हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि ये टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस है। ठीक है, सूचना स्रोतों की दूसरी विशेषता क्या होती है, इनके वो दे रखे हैं विशेषताएं। ठीक है, और इंफॉर्मेशन सोर्सेस की अगर हम बात करें कि विशेषता कौन कौन सी होती है, एक तो एक पर्टिकुलर समयांतराल पे पब्लिश होते रहते हैं। ठीक है, या फिर जो किसी स्रोत के प्रकाशित होने अथवा ना प्रकाशित होने के संदर्भ में है, सामान्य रूप से प्रकाशित होकर से नोटबुक हो गई, डायरी, पत्रवार। मतलब अगर हम बात करें कि अगर इंफॉर्मेशन सोर्सेज की, तो मैंने जनरली तीन भागों में डिवाइड किया था, आपका प्राइमरी था, सेकेंडरी था, टर्सरी। तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया हुआ है। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं इंफॉर्मेशन सोर्सेज में जो कि पब्लिश होती है एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के दौरान। ठीक है, और कुछ ऐसी भी चीजें होती है पब्लिश मतलब नहीं होती हैं, लेकिन वो रिटर्न फॉर्म में या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होती हैं, जैसे नोटबुक हो गई, डायरी हो गई, आपके लेटर्स हो गए, जो कि आपके पब्लिश नहीं होते, लेकिन एक तरह से हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री मतलब टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। और इन्हें हम जनरली ग्रे लिटरेचर भी कहते हैं, क्योंकि ये पब्लिश नहीं होते हैं। ठीक है, अनपब्लिश डॉक्यूमेंट को हम ग्रे लिटरेचर कहते हैं। ठीक है, और ये सारे क्या है आपके जो टर्सी सोर्सेस में आ गए हैं, ये सूचना स्रोतों की तीसरी विशेषता, सॉरी, आपके नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस हैं, जैसे आपका माइक्रोफिसे है, आपका ईमेल है, सीडी है। ठीक है, ऑडियो विजुअल फॉर्म है ना, तो ये आपका नॉन डॉक्यूमेंट, ऑडियो विजुअल फॉर्म तो आपका नॉन डॉक्यूमेंट्री में आएगा। ठीक है, तो ये उनकी विशेषताएं बताइए कि भी सूचना किस किस प्रकार की हो सकती है। ठीक है, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर सूचना को देखो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस में विभाजित किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्री में भी, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीन भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, और नॉन डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो फॉर्मल हो गया और इनफॉर्मल। ठीक है,
तो ये आपकी इंफॉर्मेशन सोर्सेज को इन्होंने दो भागों में सबसे पहले डिवाइड किया है, डॉक्यूमेंट्री, नॉन डॉक्यूमेंट्री। और फिर डॉक्यूमेंट्री को फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में डिवाइड किया है। फिर नॉन डॉक्यूमेंट्री को फॉर्मल और इनफॉर्मल में। ठीक है, तो ये आपके टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने बात भी की है, ऊपर बात की है क्या, रोगन और द हेंशन सर ने तो आपको इसको इंफॉर्मेशन सोर्सेज को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया था। जैसे कि अगर हम बात करें डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर की, ठीक है, तो इन्होंने चार भागों में डिवाइड किया था इंफॉर्मेशन सोर्सेज को, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और नियो कन्वेंशनल और मेरे डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये चार प्रकार हैं इसके इंफॉर्मेशन सोर्सेज के। और कन्वेंशनल वही जो परंपरागत होता है, जो पहले से चले आए हुए होते हैं, जैसे कि बुक्स हो गई, आपके पेपर्स हो गए, मैप्स हो गए, तो वो सब आपके क्या हो गए, कन्वेंशनल सोर्सेज हो गए। ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो हम जैसे कि आपका जिसमें ऑडियो वीडियो मटेरियल होता है, ठीक है, आते तो ये डॉक्यूमेंट्री में है, लेकिन एक नॉन कन्वेंशनल फॉर्म है, पहले से चले नहीं आ रहे हैं। पहले तो हमारे पास रिटर्न फॉर्म नहीं था, क्योंकि पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिससे कि हम उसके सूक्ष्म रूप या उसका मतलब एक माइक्रो फॉर्म में उस डॉक्यूमेंट को अवेलेबल करा सकें। ठीक है, तो ये तो अभी हमारे एक तरह से नॉन कन्वेंशनल टाइप के हैं, जो अभी हम लोग बाद में यूज कर रहे हैं। ठीक है, परंपरागत नहीं है, इसलिए हम लोग नॉन कन्वेंशनल कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपके ऑडियो रिकॉर्डिंग होंगी या वीडियो सीडी रोम, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, और न्यू कन्वेंशन की बात करें तो इससे स्टैंडर्ड हो गए, स्पेसिफिकेशन हो गए और पेटेंट हो गया, डेटा हो गया, तो ये क्या है आपके नियो कन्वेंशन में आते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम नई चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स वगैरह अभी रिसेंट में आए हैं। ठीक है, और इस तरह से मेटा डॉक्यूमेंट की बात करें तो मेटा डॉक्यूमेंट का होता है डेटा अबाउट डेटा, या फिर हम कहते हैं कि इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन की या मतलब किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती ह्यूमन एफर्ट्स की। एक बार आपने अगर कोई काम मतलब उसमें इंस्टॉल कर दिया तो वो अपने आप ऑटोमेटिक होता रहता है। ठीक है, इसकी अगर बात करें हम सीसीटीवी कैमरा है, तो उसमें अगर हमने इंस्टॉल कर दिया तो वो आपका फुल दिन की आपको वो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराएगा। उसमें बार बार आपको कुछ सेटिंग करने की, एक बार आपने कर दिया तो उस ड्यूरेशन की वो आपको प्रोवाइड कराएगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो बार बार उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से इससे रडार हो गया, आपका सेटेलाइट हो गई। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके मेटा डेटा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका जैसे पिक्चर हो गई, वो भी मेटा डेटा डॉक्यूमेंट होगी। ठीक है, जिसकी मदद से हम मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। क्लियर ना हो रहा है जहाँ पे पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, और अगर हम बात करें इसी तरह से क्वेश्चन अक्सर बनता है कि रंगनाथन ने तो चार भागों में डिवाइड किया था, लेकिन अदर कुछ हमारे जो कह सकते हैं कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स रहे हैं, जिसकी हैंसन थे। ठीक है, तो हैंसन ने कितने भागों में डिवाइड किया, तो दो भागों में। एक क्वेश्चन बहुत बार बनता है और मतलब कह सकते हैं कि ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सोर्सेज से आता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये टॉपिक से ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो हैंसन और ग्रोवर में अक्सर क्वेश्चन बनता है कि किसने कितने भागों में इंफॉर्मेशन सोर्सेज को डिवाइड किया है। ठीक है, तो डेनिस क्रोगर ने कितने भागों में डिवाइड किया है, तीन भागों में, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका क्या था, डेनिस भी तीन वर्ड का है, ग्रोगन भी तीन वर्ड का है, और ये इन्होंने तीन भागों में डिवाइड भी किया है। ठीक है, तो ये याद कर लोगे तो हैंसन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो डेनिस क्रोगर ने तीन भागों में और हैंसन ने दो भागों में और इन्होंने चार भागों में। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस आपका क्लियर हो गया। ठीक है, जिसमें कि आपके कौन कौन से थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, इसी को ही इन्होंने आगे लिया हुआ है। भाई थ्योरी पढ़ने की मुझे लगता नहीं जरूरत है। प्राइमरी का मतलब देखो पता क्या होता है, प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होते हैं जिसको कि हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, मतलब उसमें फर्स्ट हैंड डेटा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हम लोग प्राइमरी सोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बुक हो गया, सॉरी थीसिस हो गया, रिसर्च पेपर हो गया। ठीक है, या पेटेंट हो गया आपका, ठीक, कॉपीराइट हो गया, ये सारी चीजें आपकी क्या आती हैं, प्राइमरी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी हाँ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही कहलाती है। ठीक है,
जिसमें कि किसी की मतलब ओरिजिनल वर्क आपका हो, कहीं से आपने उसको लिया ना हो। ठीक है, तो वो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है। इसमें वही चीज लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो उसे। ठीक है, वही शोध हो गया, मोनोग्राफ हो गया, है ना, न्यूज़पेपर हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके। पेटेंट की बात हमने जब कॉपीराइट पढ़ाया था तो आपको बताया था ना, पेटेंट भी क्या होता है। एक तरह से कोई बताएगा मुझे पेटेंट क्या होता है? जिसमें कोई चीज बनाए थे। क्या क्या फिर से बताओ, समझ में नहीं आया मुझे। जैसे मैम कोई कंपनी या कोई प्रोडक्ट वगैरह बनाती थी। हाँ, मतलब कोई आविष्कार, एक तरह से कोई कंपनी, या फिर अगर कंपनी का कोई कंपनी का कॉपीराइट कहलाएगा वो, या पेटेंट मतलब कोई भी आविष्कार की, आपका बल्ब का आविष्कार हुआ है आपका, है ना, एरोप्लेन का हुआ है आपका, है ना, या फिर आपका रेफ्रिजरेटर का, आपका टीवी का, तो ये सब क्या है, आपका किसी ने आविष्कार किया तो उसके द्वारा जो भी उसको अर्निंग होती है या उसका जो नाम होता है ना, तो वो यस मैम। कोई दूसरा यूज ना करे, इसलिए वो उसको पेटेंट मतलब करवा लेता है, जिससे कि उसका ही अधिकार रहे और उसके काम को कोई दूसरा बिना परमिशन के यूज ना करे। ठीक है, तो वो यस पेटेंट यस मैम। कहलाता है। ठीक है, तो पेटेंट भी आपका खुद का वर्क है, किसी दूसरे का नहीं, तभी वो पेटेंट भी होता है। अगर अगर आपका खुद का वर्क नहीं होगा तो फिर आप इंफ्रिंजमेंट में चले आओगे। ठीक है, क्योंकि आपने किसी और का वर्क लिया है। ठीक है, तो ये यस सब मैम। क्या चीजें होती है, जो आपका ओरिजिनल वर्क है वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, और अगर हम यस बात मैम। करें ना, वही सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इनकी सहायता से नवीनतम सूचना स्रोतों का निर्माण किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है। जब सेकेंडरी सोर्सेज पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल ले लेते हैं पहले। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपके। ठीक है, तो आपके जो पीरियोडिकल्स एंड रिसर्च जर्नल। ठीक है, तो मैंने बताया ना आपको कि जो हमारे पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के मतलब अंतराल में वो पब्लिश होते हैं, एक पर्टिकुलर सर्टेन फ्रिक्वेंसी में वो पब्लिश होते हैं, है ना, तो यस वो मैम। पीरियोडिकल्स कहलाते हैं। रिसर्च पेपर हो गए आपके, जर्नल्स हो गए, वो सारे क्या है आपके पीरियोडिकल्स हैं। ठीक है, मतलब periodical। मैगजीन्स हो गए। ठीक है, ये की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो आपकी मतलब डेली बेसिस पे हो सकती है, या फिर आपका वीकली हो सकती है, एनुअल हो सकती है ना, मंथली हो सकती है, सिक्स मंथली हो सकती है ना, आपका क्वार्टरली हो सकती है। ठीक है, तो वो आपके सारे, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और इससे क्वेश्चन मतलब बनते ही बनते हैं, ऐसा कोई पेपर नहीं होता जिसमें कि इंफॉर्मेशन सोर्सेज से क्वेश्चन ना बने। ठीक है, तो वही सर्चिंग दे रखी है इसमें कि आपका पीरियोडिकल्स हो गए, वो आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट हो गई, रिसर्च रिपोर्ट भी आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये नोट डाउन करके याद करना, ये बहुत पूछी जाती है। ठीक है, रिसर्च मोनोग्राफ हो गया, है ना, रिसर्च रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, क्योंकि रिसर्च आपका खुद का वर्क होता है, तो वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग हो गई, तो कॉन्फ्रेंस की जो प्रोसीडिंग होती है वो भी आपकी मतलब क्या कहलाती है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपका पेटेंट तो बता ही दिया था मैंने। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड्स हो गए, जैसे कि आपके प्रोटोकॉल्स हो गए, है ना, तो वो सारे क्या है आपके जर्टन 9.50 प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, क्या आपके टीक्यूएम के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो सारे क्या है, किसी ने बनाए हैं उन स्टैंडर्ड्स को, तो वो सारे क्या है, वो सभी हमारे किस में आएंगे, हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ ठीक। इंफॉर्मेशन में आएंगे। ठीक है, यस मैम। कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। ठीक है, ट्रेड लिटरेचर हो गया। ठीक है, आपकी, तो ये ट्रेड लिटरेचर भी आपकी किस में आएगी, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है ट्रेड लिटरेचर में, इसमें पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या बिजनेस के बारे में डिटेल दी होती है, पुस्तकों, मार्गदर्शकों, हाउस एनर, मतलब बिजनेस के बारे में, उनके बारे में मतलब डिटेल दी होती है ना, उसके बारे में जानकारी प्रॉपर तरीके से दी होती है, तो वो आपकी ट्रेड लिटरेचर कहलाता है। और टेक्निकल बुलेटिन हो गया, प्राइस लिस्ट हो गया, डेटा शीट ऑफ टेम्पलेट, मतलब इसमें जो मतलब क्या है, सूचना।
औषधि नहीं दे रखी है इसलिए। पुस्तिकाओं, मार्गदर्शिकाओं, संस्था पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है, व्यापारिक साहित्य स्रोत, वस्तुओं को मतलब ये जितनी भी मतलब क्या कह सकते हैं बिजनेस रिलेटेड जो भी मतलब डिटेल होती है वो उस बुक में वहाँ पे अवेलेबल होती है। ये मतलब इसमें कौन इन्फॉर्मेशन देता है, इसमें जो बिजनेसमैन होते हैं वही इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट हैंड मतलब वर्क होता है, या कहते हैं कि ओरिजिनल वर्क होता है, क्योंकि वो खुद जो बिजनेसमैन होते हैं या डिटेल अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है वो खुद देते हैं, इसलिए हम इसे एक तरह से कह सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है। तीसरे डिसर्टेशन, ये भी हमारा पहला प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि भाई रिसर्च वर्क हुआ ये। ठीक है। अनपब्लिश्ड सोर्सेस, यानी कि जो आपका डायरी हो गई, तो डायरी कोई व्यक्ति लिखता है, लेटर्स भी कोई पर्सनल व्यक्ति लिखे, या कोई है ना अनपब्लिश्ड फॉर्म है। ठीक है। जितनी भी अनपब्लिश्ड चीजें होती हैं वो कोई पर्सनली लिख रहा है ना, तो वो सारे किस में आएंगे आपके, एक तो ग्रे लिटरेचर में ही आएंगे और साथ ही साथ ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में भी आएंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में। ठीक है। तो सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, द्वितीयक ना। तो इसमें क्या होता है कि हम मतलब जो प्राइमरी सोर्स की मदद से हम इंफॉर्मेशन को बनाते हैं या तैयार करते हैं, तो वो हमारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाते हैं, या फिर हम कहते हैं सेकेंड हैंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। जिसमें कि हम मतलब प्राइमरी सोर्सेज की इंफॉर्मेशन की हेल्प से जो भी चीज़ें मतलब कुछ नया बनाते हैं, तो वो हमारे क्या कहते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो इंडेक्स की ले लेते हैं। ठीक है। तो इंडेक्स क्या होता है, आप किसी बुक का इंडेक्स बनाते हो या किसी भी जर्नल का बनाते हो, या किसी पेपर का भी थोड़ा सा, अगर मान लिया कोई बड़ा पेपर है, ठीक है, तो उसका इंडेक्स बना दिया जिससे कि हमें पूरा पलट के ना देखना पड़े, उसके डिटेल के बारे में मालूम चल जाएगा। तो इंडेक्स अपने मन से तो हमने बनाई नहीं, उस पेपर को पढ़ के बनाई ना। तो हमने प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को पढ़ के सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनाई, तो वो जो बना वो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है वो क्या है आपके, वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि खुद का नहीं ये काम है, वो ऑलरेडी काम हो रखा है और उसके द्वारा ही हमने नई चीज को क्रिएट किया है। बात समझ में आ रही है। ये सेकेंड हैंड ऑफ यस इंफॉर्मेशन मैम। है ना। यहाँ पे अगर उसकी डेफिनेशन लेके चलो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस सूचना स्रोतों में सूचना प्राथमिक सूचना स्रोतों से संग्रहित की जाती है और प्राथमिक सूचना स्रोतों का संदर्भ दिया गया होता है, तो ये सूचना स्रोत कहलाते हैं। ठीक है। यस मैम। या तुम ऐसा भी लिख सकते हो ना आप लोग कि सेकेंड हैंड ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। और इंफॉर्मेशन कलेक्ट इंफॉर्मेशन created by first मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। और सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो उसे। ठीक है, क्योंकि सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन नहीं कहलाती, ओरिजिनल बात नहीं होता। ठीक है। और सर्वे अगर बात करें तो सर्वे वगैरह वो आपके क्या कहलाते हैं, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन या फिर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। आपके रेफरेंस टाइप जिस प्रकार क्या है, आपकी इंसाइक्लोपीडिया हो गई, है ना। आपके पोस्ट क्या चीज होती है, विश्व पोस्ट क्या होता है, तो मालूम है क्या चीज होती है। ये कोर्स का मतलब क्या होता है, पता है किसी को, नो कोर्स मैम। क्या पोस्ट चीज। संग्रह मैम। संग्रह तो नहीं। संग्रह। 15 क्या चीज होती है, अरे संग्रह, संग्रह, तो किसी। ओके ओके ओके, यस मैम। संग्रह, सॉरी सॉरी। हाँ संग्रह हो सकता है। हाँ संग्रह हो सकता है, ठीक कह रहे हो ना। तो मतलब जो भी चीजें हैं रेफरेंस टाइप्स की बात करें, से आपकी डिक्शनरी हो गई, डायरेक्टरीज हो गई, तो इसमें आई थिंक वो सारी चीजें आने वाली हैं। ठीक है। तो वो आपकी विश्व कोश हो गई है, कुछ टाइप ऑफ रेफरेंस सोर्सेज भी अगर हम बात करें, क्योंकि रेफरेंस भी हम देते हैं तो कहीं ना कहीं पहले हमारे पास कंटेंट होता है, जैसे कि हम अगर बात करें, अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं और हम कभी कहते हैं ना आप इस बुक को और इस बुक को भी रेफर कर सकते हो, तो रेफरेंस सोर्सेज भी आपके क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाते हैं। ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है आपकी हस्तकम आलोचना,
यानी कि जो आपके वो नहीं होती है क्रिटिज्म, क्रिटिज्म की बात मैंने पिछली बार भी की थी। क्रिटिज्म जैसे यस कि मैम। अगर हम क्रिटिज्म में टीका तो, टिप्पणी। हाँ ना, किसी की बुक को हम मतलब पढ़ेंगे तभी तो उसकी आलोचना करेंगे। वो हमारी बुक थोड़ी ना है, ठीक। या फिर हम अपनी बुक की तो आलोचना करते ही नहीं जनरली, कोई दूसरा ही बुक की आलोचना करता है ना। तो क्रिटिज्म वर्क जितने भी होते हैं ना आपके, वो सब क्या होते हैं, आपके सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आते हैं, ठीक है। और हैंडबुक है यहाँ पे, हर पुस्तक का मतलब होता है हैंडबुक, ठीक है। तो हैंडबुक भी जो आपकी क्या कहलाती है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसका ठीक है, या बुक भी आपकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसे जरूर याद कर लेना। बुक, बुक के बारे में जरूर पूछा था, ठीक है। बाकी तो हमें पता चल जाता है, लेकिन ये है बुक और हैंडबुक किस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं, इसे एज इट इज याद कर लेना। काफी चीजें तो हम एक लॉजिक लगा के बता देते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें लॉजिक से नहीं मालूम चल पाती हैं, तो कुछ चीजें एज इट इज याद रख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, अब तो ट्रीटीज भी दो भाग, दो देशों के बीच में या दो लोगों के बीच में होंगी, ठीक है। समीक्षा भी, अगर हम बात करें तो समीक्षा कोई भी कर सकता है ना। इसमें क्या है, सर्वे टाइप, सर्वे टाइप में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, सर्वे टाइप में ट्रीटीज आ गए, है ना, या फिर मोनोग्राफ हो गए, ये इसके अंदर आएंगे सर्वे टाइप। यानी कि सर्वे में एक ट्रीटीज का सर्वे हो गया या फिर मोनोग्राफ का सर्वे, तो उस केस की बात हो रही है यहाँ पे, सर्वे की बात नहीं हो रही केवल, ठीक है। ट्रीट सर्वे में भी टाइप होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस में भी टाइप्स दे रखे सेकेंडरी सोर्सेज के, उनके अंतर्गत जो भी चीजें आएंगी वो हमारे मतलब सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि यस मैम। ट्रीटीज का भी सर्वे होता है, मोनोग्राफ्स का भी सर्वे होता है, बहुत सारी चीजों का सर्वे होता है ना, तो जो इससे रिलेटेड चीजें हैं वही आपकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आएंगी, ठीक है। आपका इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स वो तो आपका पक्का ही आएगा। एब्स्ट्रैक्टिंग भी आएगा, एब्स्ट्रैक्टिंग मतलब सार होता है, ये तो पता है ना आप लोगों को। एब्स्ट्रैक्टिंग पता है ना कि नहीं। इंडेक्सिंग पीरियोडिकल यानी कि उसकी अनुक्रमणिका होती है, ठीक है। यानी कि डिटेल कहाँ पे किस मतलब किस चीज से वो रिलेट करता है, वो सारी चीजें इसमें दे रखी है, ठीक है। इंडेक्सिंग ऑफ पीरियोडिकल्स या फिर एब्स्ट्रैक्टिंग ऑफ पीरियोडिकल, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, उस एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ लेंगे तो हमें पूरा जर्नल नहीं पढ़ना पड़ेगा या पीरियोडिकल नहीं पढ़ना पड़ेगा, और उससे हमारे तरह से कैसे समय बच जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें पीरियोडिकल्स, तो पीरियोडिकल किस में आ रहा है, प्राइमरी प्राइमरी में आ रहा है या फिर सेकेंडरी में आ रहा है। मैम पीरियडिकल प्राइमरी में। हाँ, और इसके आगे, इसके बस आगे आपने एब्स्ट्रैक्टिंग एब्स्ट्रैक्टिंग लगा दिया, ठीक है। तो वो आपका हो गया सेकेंडरी, क्योंकि हम उसको पढ़ के ही तो उसका एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं, या उसको पढ़ के ही हम उसका इंडेक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, या फिर हमने किसी और के आगे भी लगा दिया तो वो हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा, ठीक है। और अकेले भी आ रहा है इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग, तो भी हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। यस मैम। बिब्लियोग्राफीज, ठीक है। बिब्लियोग्राफीज क्या होती है, बुक की इंफॉर्मेशन होती है ना। यस। यस मैम। तो बुक की इंफॉर्मेशन हमें अपने मन से तो मालूम नहीं चल जाएगी, बुक, बुक के बारे में हम बुक को पढ़ना पड़ेगा ना। तो आपका क्या, ये भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है, ठीक है। रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस की बात करें तो रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस कौन देता है, ठीक है। तो जो भी, अगर हम बात करें रिव्यू की, जब भी बात करते हैं रिव्यू, हम अपने काम को तो देते नहीं है, किसी और के काम को ही पढ़ के हम उसका रिव्यू करते हैं ना। या प्रोग्रेस की बात करें, चाहे किसी और भी चीज की बात करें, जैसे हम रिव्यू पेपर लिखते हैं, रिव्यू पेपर लिखते हैं, ठीक है। तो रिव्यू पेपर में क्या होता है कि हम 10 12 15 पेपर जो होते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, हम उसे पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर हम वो निकालते हैं, एज्यूम करते हैं, या फिर एक अपना विचारधारा निकालते हैं कि भाई इसमें ये कमियां हैं और इसमें ऐसा सा होना चाहिए था। तो वो जो हम एक तरह से मतलब अपनी बातों को रखते हैं या फिर सुझावों को रखते हैं, है ना। तो वो हमारा एक तरह से कैसे रिव्यू पेपर कहलाते हैं, कि हाँ, जैसे मान लिया कि अगर हम बात करें कि स्पेशल स्पेशल मतलब बस बात करें कि डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है। तो डिजिटल लाइब्रेरी में जितने भी पेपर्स पब्लिश हुए हैं 10 12 साल के, तो वो हम पढ़ेंगे, और जितने लोगों ने काम किया वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद
उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या मतलब हो चुका है और क्या क्या होना बाकी है, मतलब कर सकते हैं, या फिर क्या क्या कमियां रही, तो वो सारी चीजें हम उसमें मेंशन करेंगे। तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिव्यू पेपर। ठीक है, मतलब कुछ जो भी कुछ बच गया वो कर सकते हैं, या फिर उन्होंने कुछ कमियां रखी उससे बेटर हम सजेशन दे सकते थे कि हाँ ये हो सकता था। ठीक है, तो वो रिव्यू पेपर कहलाता है, यानी कि हमने किसी को पढ़ा और फिर अपने सजेशन दिए। ठीक है, इसी तरह से रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि किसी की प्रोग्रेस है, रिपोर्ट है और हमने उसको पढ़ा। ठीक है, और फिर हमने उसके बारे में मतलब रिव्यू दिया कि भाई एक्सीलेंट है, गुड है, बैड है, या जो भी है ना। तो वो हमारे रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस कहलाती है। ठीक है, तो ये भी क्योंकि प्रोग्रेस मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं, तो ये भी हम ओरिजिनल चीजों को पढ़ने से बात पढ़ करते हैं ना, तो ये क्या है, आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, पढ़ोगे ना तो क्लियर खुद भी हो जाएगा। ठीक है, और ट्रीटीज अभी बता ही दिया था मैंने, ट्रीटीज यहाँ ऊपर हो ही गया था। टेक्स्ट बुक पे लिखा था, जो हैंडबुक थी वो भी आपकी इसमें ही आएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी, टेक्स्ट बुक को हम क्यों कहते हैं मतलब सेकेंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि इससे बहुत सारी मतलब केवल एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक एक ऑथर का ही कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसमें आपका एडिटर होता है, आपका आपका मतलब ट्रांसलेटर हो सकता है, या फिर आपका इलस्ट्रेटर होता है जिसमें चित्र ऐड करता है ना। तो वो सारी चीजें ऐड होती हैं, बहुत सारे लोगों का एक तरह से कह सकते हैं काम होता है। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप होता है, एक ही स्टेप पे लिख दिया तो नहीं हुआ है ना, धीरे धीरे होता है। तो स्टेप बाय स्टेप काम होता है इसमें, तो ये इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ओरिजिनल वर्क पूरी तरह से नहीं होता है, इसलिए इसे हम लोग टेक्स्ट बुक कहते हैं। ठीक है, विभिन्न स्तर से होता है ना, इसलिए इसमें ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका रीजन भी लिखा है क्यों होता है, तो उसे डिटेल में पढ़ना भी आप लोग। ठीक है, मोनोग्राफ हो गया फिर। ठीक है, रेफरेंस बुक्स मैंने बताई दी आपको। ठीक है, रेफरेंस बुक्स होंगी आपकी, जो रेडी रेफरेंसेस हो गए। रेडी रेफरेंस सोर्सेस में आपकी डिक्शनरी डायरेक्टरीज वगैरह आती है, मैंने ये बताया आपको ना। डिक्शनरी हो गई, डायरेक्टरीज आपकी होगी, इंसाइक्लोपीडिया होगी, वो क्या होती है आपकी रेडी रेफरेंस सोर्सेस होती है, क्योंकि आपको इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू आप प्रोवाइड करा सकते हैं, है ना। ठीक है, ये सब क्या कहलाती है आपकी प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ये जो मैक्रा है साइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, या फिर ये मतलब रेडी रेफरेंस सोर्सेज के अंतर्गत आती है, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, दोनों तरीके से रेफरेंस सोर्सेज से भी क्वेश्चन बनेगा इसका, और आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स से भी बन सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। वेक्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी, वेबस्टर क्या है। ठीक है, वेबस्टर आपकी क्या है, डिक्शनरी है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है। ठीक है, ये पूरा इंटरनेशनल तक दिखाएगा, डिक्शनरी आपसे पूछेगा कि क्या है। ठीक है, ये आपको हिडन रहेगा, ये वहाँ पे विजिबल नहीं होगा, केवल ये पूछा जाएगा कि वेक्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल क्या है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी डिक्शनरी है, क्वेश्चन पूछ जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, मैकग्रा हिल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैकग्रा हिल क्या है, मैकग्रा हिल क्या है, डिक्शनरी है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आपकी मैथमेटिक्स की है या नहीं है ये नहीं पूछेगा, बस क्या है ये पूछा जाएगा। ठीक है, मैनुअल क्या है, तो मैनुअल भी क्या होता है आपका, वो एक मैनुअल बताएगा मुझे कोई क्या होता है। हेलो, मैनुअल क्या होता है, मैनुअल का मतलब क्या होता है। आज पुस्तिका वहीं पे लिखी हुई थी, मैनुअल का मतलब क्या होता है बताओ भाई। जब कोई चीज खरीदते हो आप लोग, कभी भी कुछ खरीदा होगा आपने, चाहे वो मोबाइल खरीदा हो, ठीक है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदा हो, तो उसके साथ में एक तो मैनुअल आता है कि आपको इस तरह से, चाहे वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर, तो उसमें मैनुअल मिलता है ना कि
आपको इस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, स्टेप बाय स्टेप में लिखा होता है, या फिर फिगर भी बने होते हैं कि आपको इधर पहले इस तरह से ओपन करना है, फिर इस तरह से इसको अरेंज करना है, फिर असेंबल करना है, पूरा प्रोसीजर लिखा होता है। आपको रिटर्न फॉर्म में भी होता है और साथ ही साथ टेक्स्ट फॉर्म में भी, और आपका पिक्चर के थ्रू भी बताया जाता है। तो वो सारा क्या होता है, मैनुअल, ठीक है, जिसके थ्रू हम उसको समझ सकते हैं कि भाई इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, या हम उसे इंस्टॉल या फिर प्रॉपर ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। तो वो हमारा मैनुअल कहलाता है, ठीक है। हैंडबुक क्या होती है, जिसमें सब कुछ दिया होता है एक तरह से, जिसमें आंकड़े वगैरह दिए होते हैं, वो सारी चीजें हमारी हैंडबुक होती है। जैसे कि हमारा ये बात करें अगर मैं, जो ये मतलब एक सीक्वेंस दिया होता है ना, कि जैसे कि आपका एक बुक है, नाम दिया हो, फिर उसका एक प्रॉपर उसमें कितने सेक्शन में डिवाइड है, कि खंड वन खंड टू या जो भी है, फिर सेक्शन वन सेकंड सेक्शन टू, फिर आपका एक आता है कि यूनिट वन में कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, या कितने सब हेडिंग्स हैं, वो सारी चीजें आपकी मतलब एक सीक्वेंस में एक मॉडल बेस पे कह सकते हैं। तो वो हमारी हैंडबुक कहलाती है, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर एक मॉडल होता है जिसके ऊपर ही वो मतलब सभी बुक्स आधारित होती हैं, उनका प्रॉपर एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड होता है, कि उसी तरीके से सभी बुक्स होती हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने किस तरह से लिखी, किसी ने किस तरह से लिखी, ठीक है। कभी भी आपको बुक देती है तो प्रॉपर इंडेक्स होती है, फिर कंटेंट पेज होता है, ठीक है। फिर आपका उसमें आपका उसमें आपके जो भी चैप्टराइजेशन का दिया होता है ना, चैप्टर, तो उस तरीके से ही जो चीजें होती है वो आपकी हैंड से कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। मैनुअल मैंने बता दिया, टेबल्स आपकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये भी होती है, क्योंकि वो एक उसका ही पार्ट होती है, ठीक है, बुक का ही पार्ट होती है। तो ये आपकी या सपोर्टिंग एलिमेंट भी हो सकता है, एक तरह से हम कह सकते हैं बुक का सपोर्टिंग एलिमेंट होती है, तो वो आपकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाती है। क्योंकि अगर हम बात करें लॉग टेबल की, तो लॉग टेबल जो होती है उस बुक से जो उसमें दिया होता है उससे रिलेटेड ही होती है, कुछ नया नहीं होता है। तो इसलिए हम उसे कहते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चल रहा है कंप्लीट, अभी बस खत्म होने वाला है, ठीक है। ट्रांजिशन की बात करें आपकी, ठीक है, तो भाई ट्रांजिशन तो बहुत ही फेमस है, कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही होगा, क्योंकि भाई एक कंटेंट को हम दूसरे लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो वो कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी कर सकता है, या फिर किसी और भी ऑलरेडी मतलब कोई भी दूसरा भी डॉक्यूमेंट भी कर सकता है, ओरिजिनल भी हो सकता है या फिर सेकेंडरी भी हो सकता है। लेकिन जो ट्रांसलेशन वर्क है वो आपका हमेशा सेकेंडरी ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही होगा, ठीक है। किसी न किसी व्यक्ति ने उसे ट्रांसलेट किया होगा, चाहे वो मशीन के द्वारा हो, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा हो, ठीक है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो। तो ये जो वर्क है वो आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ना, एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हुज एंड हुज क्या है, ठीक है, किसका पब्लिकेशन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। वेबस्टर डिक्शनरी के नाम से भी था, दे ही रखा है क्या, भी अक्सर पूछा जाता है क्या है, ठीक है। और ट्रस्टी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है, जो भी मतलब दोनों की हेल्प से बनता है, प्राइमरी और सेकेंडरी से, वो आपका ट्रस्टी कहलाता है, ठीक है। सिर्फ बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी, तो बिब्लियोग्राफी क्या है आपका, सेकेंडरी है, ठीक है। और बहुत सारी किताबों की बात करें हम, बहुत सारी किताबों की सूची है ना, तो वो डिटेल्स कह सकते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक हम कहते हैं कि डिटेल वर्क कह सकते हैं, या फिर कोऑर्डिनेटेड वर्क, वो आपका टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे डायरेक्टरीज, इसमें डायरेक्टरीज में बहुत सारे मतलब हम कह सकते हैं आपका खुद की भी, मतलब आप खुद भी डेटा ऐड कर सकते हैं, या फिर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का भी डेटा ऐड होता है, ठीक है। तो डायरेक्टरी में कंबाइंड नॉलेज होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी ना होकर टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसमें लिखा भी है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है, और ये किसका पब्लिकेशन हाउस कौन सा है, ठीक है। ये चारों नोट डाउन कर लो, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
और लिटरेचर गाइड। गाइड की अगर हम बात करें तो गाइड क्या होती है, आपकी बुक से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं अच्छे फॉर्म में, एक शॉर्टकट फॉर्म में या इजी वे में हम तैयार करते हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि पहले तो वो आपके सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के द्वारा ही कई लोगों ने मिलके बनाया, तो वो हमारे एक तरह से कंबाइंड वर्क होता है। तो ये हमारा टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन ये लिटरेचर गाइड है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। लिटरेचर गाइड का मतलब ये होता है, ये गाइड नहीं है, मतलब गाइड केवल गाइड नहीं है आपकी जो एग्जाम, मतलब बुक गाइड या फिर जो मतलब उस तरह की गाइड नहीं है। ये गाइड क्या होती है कि जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं या जो भी रिसर्च कर रहे होते हैं, वो किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है ना, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, या फिर एक कौन कौन से टूल यूज होते हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च के रिगार्डिंग, है ना, तो वो उस पर्टिकुलर गाइड में दिए होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बुक गाइड की, या जो भी हम किसी पर्टिकुलर, जैसे लाइब्रेरी साइंस से सपोज कोई गाइड है, ठीक है, तो लाइब्रेरी साइंस की बारे में जो भी इम्पोर्टेंट मतलब टॉप मतलब आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स दिए होते हैं कि इस सब्जेक्ट में आपके ये चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो आप मतलब अच्छे से पास हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी जो लिटरेचर गाइड होती है ना, उसमें आपके जो भी रिसर्च टॉपिक्स होते हैं उसके बेसिस पे आपके क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हो या कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो, जैसे कोई टीचर गाइड करता है उस तरह से उसमें प्रॉपर गाइड किया जाता है। तो वो हमारी लिटरेचर गाइड कहलाती है, रिसर्च के फील्ड के में आती है, ठीक है। और ये आई थिंक रेफरेंस सोर्सेज में भी मैंने इसको बताया है, इसका एग्जाम्पल भी बताया है इसमें, ठीक है। ये रीडर्स गाइड टू सोशल साइंस, ठीक है। और वो ये इसमें देखो सोशल साइंस के रिसर्च से रिलेटेड जो भी टूल्स, जो भी एक तरह से हम कहते हैं रिसर्च मतलब हेल्प हो सकती है रिसर्च गाइड रिसर्च स्कॉलर्स को, उस रिलेटेड जो भी चीज़ें टूल हो गए आपके, या फिर कौन कौन से बुक्स हो सकते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी इस बुक में लिटरेचर गाइड में दी होती है, ठीक है। तो एग्जांपल दे रखा है रीडर्स गाइड टू सोशल साइंस, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स की होती है भाई, अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी होती है ना, जिसकी मदद से ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही लिटरेचर गाइड में सभी सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी होती है, ठीक है। तो वो आपकी टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है, ठीक है। लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस, देखो रिसर्च आपका 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 एक था रिव्यू इन प्रोग्रेस, ठीक है। एक रिव्यू इन प्रोग्रेस था, वो किस में था, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इसमें। रिव्यू किस में हम करते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में करते हैं, सेकेंडरी सोर्स का है ना। करते और यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस। अगर हम बात करें लिस्ट की, तो लिस्ट कोई व्यक्ति बनाएगा और रिसर्च प्रोग्रेस किसी दूसरे की व्यक्ति होगी, तो ये दोनों का अलग अलग वर्ड है ना। तो लिस्ट बना रहा है कोई सेकेंडरी, और रिसर्च प्रोग्रेस जो है वो क्या है, प्राइमरी। तो दोनों का जो मिला जुला ग्रुप बन गया, वो क्या बन गई, आपकी टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। आया समझ में या नहीं आया? हाँ, कंफ्यूजन हो रही है तो बताओ। हम्म। ईयर बुक की बात कर लें, देखो ईयर बुक में क्या होता है कि देखो, जितने पहले तुम्हारा क्या होगा, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह थे सब कुछ था, ठीक है। न्यूज़पेपर हो गए, आपके आर्टिकल हो गए, या फिर आपके मतलब बुक्स हो गई, है ना, बुक्स भी सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स को मिला के जो साल भर में जो एक ईयर बुक पब्लिश होती है, जिसमें कि साल भर में जितनी भी घटनाएं होती है उसके बारे में दिया जाता है। तो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी को मिला के जो नया एक तरह से हम कहते हैं सोर्स बनाया गया, वो क्या हुआ, ईयर बुक। फिर उसमें आपके एनुअल बेसिस पे, या फिर जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन थी एक तरह से हम कह सकते हैं, जैसे जो न्यूज़ पेपर होगा, फिर क्या होते हैं न्यूज़ पेपर, क्या होते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, उसकी भी न्यूज़ ली गई। सत्य जो बुक्स होते हैं या जो न्यूज़ रिपोर्ट्स होती हैं, है ना, उनको भी कहीं ना कहीं हम लेते हैं। किसी भी फॉर्म में हमें पूरे साल का घटना उसको इस उस ईयर बुक में ऐड करनी है, ठीक है। तो हम किसी से जानकारी लेके भी कर सकते हैं, और किसी रेडीमेड सोर्सेज से भी ले सकते हैं, है ना। तो ही तो हम ईयर बुक बनाते हैं ना, कि नहीं।
यस। कुछ सोचो ना, ईयर बुक कैसे बनाए। अगर हम बात करें कि कोई भी हमें मतलब कुछ इस तरह से मतलब सर्वे ही करना है, सपोज सर्वे ही करना है, तो हमें कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी ना, है ना। तो इस तरह से ईयर बुक की बात करें, हमें साल भर का डेटा लेना है ना, तो साल भर का डेटा लेने के लिए हम और जो कि ऑथेंटिक होना चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में जाएंगे। प्राइमरी ओरिजिनल मिलेगा, और प्राइमरी से जो प्राइमरी से मतलब हेल्प लेके जो बनाया गया वो सेकेंडरी सोर्सेस होगा, जैसे कि आपका जो बुक्स हो गई आपकी, या जो भी टीवी शोज हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, है ना, तो उनका भी लिया। ठीक है, तो उनको मिला के हमने क्या बनाया, एनुअल सोर्स, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ईयर पे। ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये भी आपके लोकल भी हो सकते हैं, आपके नेशनल भी हो सकते हैं, और इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ईयर बुक हो गई। ठीक है, अलमैनक क्या होते हैं, पंचांग। ठीक है, तो पंचांग भी मैंने पिछली बार में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। तो पंचांग क्या होता है कि जो के भी मतलब हमारे पास पुराने शास्त्र वगैरह हैं, उनकी बेसिस पे हम एक गणना करते हैं कि ये जो मतलब पुराने शास्त्र हो गए वो क्या हो गए, हमारे प्राइमरी सोर्स। ठीक है, कि वे किसने लिखे हैं, और जो हमारी हम जो हमारी एस्ट्रोनॉमी या जो मतलब डिपार्टमेंट होता है, वो हमें कुछ ना कुछ डेटा निकाल के देता है ना, कि ये मतलब पिछले साल ये घटनाएं इस समय हुई थी, इस साल इतने होने की संभावना है, उस पर एक प्रिडिक्शन करके देता है। ठीक है, तो दोनों को मिला जुला के हम कुछ मतलब एक तरह से अपने एग्जेप्शन निकालते हैं कि इस बार ये आपका जो शुभ नक्षत्र हो गए, या चंद्र ग्रहण हो गए, या सूर्य ग्रहण हो गए, इस पर्टिकुलर डेट पे पड़ेंगे। तो ये क्या है, हमारे एल्मेनिक कहलाते हैं। ठीक है, पंचांग, जिसमें हम जो भी शुभ मुहूर्त वगैरह वो चीजें होती हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो वो हमारे टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं, कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन भी हम लेते हैं, और साथ ही साथ सेकेंडरी भी लेते हैं। ठीक है, डेटा फैक्ट से रिलेटेड चीजें जो कि होती हैं, उसको भी लेते हैं। साथ ही जो हमारे पास ओरिजिनल वर्क है, जो भी साथ हो गए या फिर जो भी बुक्स हो गई, उससे भी हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि अल्मेनक की हम लोग मतलब अल्मेनक को बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ट्रस्टेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ज्योतिष वगैरह भी तो हम किसी ना मतलब पुराने उस पे मतलब शास्त्रों पे या गणनाओं के बेसिस पे ही करते हैं ना, या सूर्य ग्रह की उपस्थिति के उस पे करते हैं ना, कि उस समय उनकी दिशाएं क्या होंगी, या वो सारी चीजें कितनी डिस्टेंस होगी इन पृथ्वी वगैरह से। ठीक है, तो ये मैंने आपका टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है। और मैनुअल क्या कहलाता है, मैनुअल क्या कहलाता है, हम्म, बताओ मैनुअल क्या था, वो मत जाना, मैनुअल क्या था, हम्म, मैनुअल क्या था फिर बताओ कोई, अभी भी पढ़ा है आप लोगों ने। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो। हेलो, यस मैम, आ रही है। हाँ आ रही है ना, तो बताओ मैनुअल क्या था। चलिए मैं पढ़ा दूँ, सब कुछ इधर से गायब हो जाए। मैनुअल मैम सेकेंडरी प्रीवियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं था। से यूज करना है यस किसी मैम। को। इसलिए क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इजी नहीं है ये। जो आप लोगों को लग रहा है कि इजी है, इजी नहीं है। ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि हद से ज्यादा। आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं इसमें, क्योंकि हमें लगता है ये प्राइमरी हो सकता है कि सेकेंडरी हो सकता है, कंफ्यूजन बहुत भयानक होती है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक बेस सोचोगे तो शायद कर ले जाओगे इसको। ठीक है, और इतना मेरे ख्याल से अब तो नहीं गलत होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो ये आपके आपके बेसिकली ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं आपकी, सेकेंडरी सोर्स। टर्सरी सोर्स। अलमैक हो गए आपके, है ना, ईयर बुक हो गई आपकी। ठीक है, और कौन सी लिस्ट ऑफ रिसर्च प्रोग्रेस हो गई, और आपका बायोग्राफीज, बिब्लियोग्राफीज और बिब्लियोग्राफीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं
और भी आप सर्च करना कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं कि नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। देखो अभी तक तो सारी चीजें थी कि हमारे पास डॉक्यूमेंट से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट से या फिर हाँ डॉक्यूमेंट से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। तो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस की बात करें तो उसमें भी दो होते हैं, ठीक है। एक तो फॉर्मल होते हैं और एक इनफॉर्मल। तो फॉर्मल की बात करें तो हमारे से कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई डिपार्टमेंट हो गए, कोई स्कूल हो गया, ठीक है, या कोई भी संस्था हो गई, ठीक है। तो एक लिमिटेड बाउंड्रीज में जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, कुछ मतलब एक तरह से आपको कुछ फीस पेमेंट करके या कुछ मतलब एक हम कह सकते हैं कि औपचारिक तरीके से, ठीक है। जो स्कूल की बात करें तो स्कूल में आपको फी पेमेंट करनी पड़ती है, फिर एग्जाम दोगे, क्लासेस करोगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर मार्कशीट मिलेगी, तो आप एक तरह से फॉर्मली आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। या फिर कहीं आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में जो भी एक आप अगर एज ए जॉब कर रहे हैं तो आपको कुछ पेमेंट मिलेगा। हेलो, यस यस मैम। कैसे मैम। आवाज आ रही है ये, है ना। पता नहीं। तो इस तरह से मतलब एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन की जिसमें कि बाउंड्रीज होती हैं जिनमें हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे वो है ना। और उसके कुछ पर्टिकुलर नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उन्हें हम फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सीख रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हम मतलब अपनी मर्जी से चले जाएंगे। उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपकी फॉर्मल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है, ठीक है। और अगर हम बात करें इनफॉर्मल सोर्सेज की, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं आपकी, जैसे कि आप कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई सोर्स भी हो सकता है ना। उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती। जैसे कि अगर हम बात करें, इसमें चार होते हैं आपके इनफॉर्मल में, कौन कौन से होते हैं। एक होता है, एक मास मीडिया होता है, एक इंटरनेट होता है, ठीक है, एक होता है ह्यूमन, और होता है एक्सपर्ट, ठीक है। तो ह्यूमन जैसे कि अगर आप बात करें हमारी सोसाइटी भी, एक तरह से हम कैसे कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी भी आपकी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आती है, ठीक है। क्योंकि इसमें कम्युनिटी में कोई भी व्यक्ति आपको चाहे वो आपके नोन में हो अननोन में, आपको अगर कोई होता नहीं कभी कभी आप प्रॉब्लम में हो तो या कुछ तरह की, तो आप मतलब उस आपके जो मतलब सोसाइटी वाले आपको एडवाइस करते हैं कि भाई इस तरह से नहीं, आपको इस तरह से काम करना चाहिए, या जो भी कभी आपको मतलब सिचुएशन इस तरह की होती तो आपको वो सिंपैथी देने आते हैं, या सॉरी सिंपैथी वाली बात नहीं होगी इसमें, मतलब कोई इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो उसमें आपको सजेशन देने लगते हैं ना। तो वो आपका मैम ना सार्वजनिक सूचना भी आएंगे इसमें? इनफॉर्मल सोर्सेज की बात करें, जो फॉर्मल में क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक, कहते हैं फॉर्मेलिटीज मत करो, यानी कि औपचारिकताएं मत करो। फॉर्मल तो जैसे कि हमारी एजुकेशन हो गई, है ना, या फिर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं या कि इस तरह का कोई काम कर रहे हैं जो कि पर्टिकुलर बाउंड्रीज के अंतर्गत होता है ना, वो हमारी फॉर्मल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। और उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, उनको पालन करने की आवश्यकता होती है। आप, है ना, जैसे कि अगर कॉलेज में रहेंगे तो आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर आपको क्लासेस करनी पड़ेगी, फिर आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद ही आपको मार्कशीट मिलेगी, है ना। और इन्फॉर्मल सोर्सेज में है कि आप कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप इसके लिए फ्री हो ना, आपको कोई फी पेमेंट करनी है, ना किस तरह का मतलब आपको कुछ औपचारिकताएं निभानी है, ठीक है। तो वो कोई कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कमिटी हो सकता है, कोई एक्सपर्ट हो सकता है, या कोई भी मतलब कोई मास मीडिया का मतलब एक कोई मतलब जन संचार का तरीका हो सकता है, या कोई इंटरनेट कोई सोर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सारे क्या होंगे आपके इनफॉर्मल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे। क्लियर और नॉट, यस यस मैम। मैम। है ना। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल बहुत सिंपल एक तरह से हम कहेंगे, गलत मतलब इजी है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होते हैं कि हम एक लाइन में याद करें तो एक तरह से कहते हैं आपकी ये विद इन द बाउंड्री, और ये विदाउट द बाउंड्रीज भी कह सकते हैं, ठीक है यस मैम। ना। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इवन हमारे आसपास जो हमारे दादा नानी या जो हमारे घर के मेंबर भी होते हैं, तो वो भी हमारे इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाते हैं। होते नहीं, हमारे जो ग्रैंड फादर या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो भी एक तरह से बहुत सारे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं, जो कि हमें अपने अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में, या जो भी मतलब उनकी जो जीवन में घटनाएं घटनी उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा सीख देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए जो भी है।
एक वो भी एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है ना। या फिर हमें जीवन के बारे में सिखाते हैं कि भी हमें ऐसा करना चाहिए, या फिर किस तरह से राय देते हैं जब आपकी सिचुएशन इस तरह की होती है आपकी, है ना, बहुत सारी सीख देते हैं। तो वो क्या है, वो हमारे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। यस या मैम। फिर हम कहीं ऑर्गेनाइजेशन में कोई इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं, तो हमें इसे बैंक जाना है, ठीक है। तो बैंक में भी हम इंफॉर्मेशन, बैंक में अकाउंट खुलवाने जाना है, ठीक है। सपोज तो हमें वहाँ पे हमें एक लिमिट में जाना पड़ेगा बैंक में, उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा, अपने मन से नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या होंगे, फॉर्मल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गए, है ना। तो ये अंतर होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। और एक क्वेश्चन पूछूं मैं। अच्छा बताओ, यस मैम। जो हैंसन थे, उन्होंने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कितने भागों में डिवाइड किया? 3 मैम आवर। टू। बहुत पिटाई करूंगी, किसने बताया 3 भागों में है? मैम टू टाइप में। आप तो बता ही दोगे तो में। नहीं मैम, टू टाइप में बताया था। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसमें पूछ रही हूँ, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। और प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आती है, क्या होते क्या है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? अगर हम बहुत बेसिक पूछें, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते क्या चीजें हैं? एक लाइन में बताने, जैसे मैंने आपको बताया एक लाइन में बताया, वैसे आप बताने की कोशिश कीजिए। बताओ, अर्चना, वंदना, यस कविता। मैम, इसमें पेटेंट। पेटेंट तो होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इसकी, अगर हम उसे डिफाइन करना चाहें ना, एक्सप्रेस करना चाहें कि भाई वो होता क्या है। हाँ, पेटेंट तो है, पेटेंट क्यों होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आप ये बताओ मुझे। क्योंकि मैम वो फर्स्ट कॉपी होती है, उसका यस मतलब मैम। हाँ बिल्कुल, ओरिजिनल होता इसको है, किसको। आपका खुद का वर्क होता है ना। तो यस ये मैम। आप अगर से मान लो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सपोज आ गया, तो आपको याद नहीं है, ठीक है, तो आप उसे अपने वर्डों में लिख, शब्दों में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? यस मैम, लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें यस मैम। आपको, जैसे कि पेटेंट हो गया, थीसिस हो गया, पीरियोडिकल्स हो गए, है ना। और क्या क्या चीजें हैं, मैम स्टैंडर्ड्स हो गए, है ना। रिसर्च मोनोग्राफ। मोनोग्राफ हो गए, अब रिसर्च प्रोग्रेस भी थी आपकी, प्राइमरी में ही थी, है ना। रिव्यू प्रोग्रेस तो आपकी सेकेंडरी में थी। इसी यस क्लास में याद भी करके जाओ, जिससे कि मतलब आगे आपको कम से कम कुछ तो याद रहेगा, कम से कम 4-5 एग्जाम्पल तो आप लिख लो एग्जाम में, बिना पढ़े अगर क्लास करी है तो आपने, है ना। क्लास का उद्देश्य भी यही रहता है कि आपका भी कभी होता है ना कि हम डिस्कस करने से वो चीजें लॉन्ग टर्म के लिए हमें याद हो जाती हैं। और बुक से पढ़ते हैं तो चीजें हमें याद नहीं होती, और क्वेश्चन पूछने से तो और भी याद रहती हैं कि हाँ मैम ने ये पूछा था, तो शायद ये चीजें, इसका आंसर ये होगा, है ना। मैम मैम। हाँ। डायरेक्टरीज क्या होती है, डायरेक्टरीज किसका एग्जांपल है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो डिक्शनरी और डायरेक्टरी दो चीजें हैं। डिक्शनरी जो है आपका, यानी कि जो रेफरेंस सोर्सेज, इंसाइक्लोपीडिया वगैरह, वो सब क्या है? बताओ, कोई बताओ। सेकंड सोच। मैम कैमरा ऑन करो सेकेंडरी। कविता, प्रीति कैमरा ऑन करो, अर्चना, वो कुमारी कहाँ चली गई, अर्चना कुमारी चली गई, है ना, शायद अर्चना कुमारी या फिर सेकंड डिस्टर्ब सोच से। का यस, इंफॉर्मेशन। गुड गुड, है ना। तो ये आपके, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है आपका, है ना। और बिब्लियोग्राफीज और बिब्लियोग्राफीज क्या हो गई, बिब्लियोग्राफीज और बिब्लियोग्राफीज हो गई, आलमेनेक हो गए, मैनुअल हो गए, ये सब क्या है? मैम टर्सरी। प्राइमरी सोर्स एग्जैक्टली। ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन कौन से बेटा, क्या बताया आपने बंदना? प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैनुअल, मैनुअल सॉरी, मैंने मैनुअल पूछा है, मैनुअल, मैनुअल एल्मेनिक पूछा है, ये प्राइमरी में आएगा? नहीं मैम, उसमें फिर नहीं आएगा। तो सेकंड सोर्स फिर में। सोच के बोलो ना, सोच के बोलो, किसमें आएगा? मैनुअल हो गया, एल्मेनिक हो गया, बिब्लियोग्राफीज ऑफ बिब्लियोग्राफीज हो गई, है आपका लिटरेचर गाइड हो गया, ये किसमें आएगा? कम से कम चार सेकंड तो। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नहीं करूंगी मैं तुम्हें, कैसे आ जाएगा, बताओ आपका। मैंने बोला मैनुअल, है ना। हाँ मैनुअल तो उसमें आएगा, सॉरी, है ना। एल्मेनिक, एल्मेनिक बताओ, एल्मेनिक और वो, मैनुअल तो सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। और आपका अल्मेनिक है, वो किस में आएगा? मैडम टेरिटरी सोर्स। मतलब सोच के बता रहे हो कि मैम ने हाँ बोल दिया, ठीक है, वरना चेंज कर देंगे तुरंत, है ना।
तो समझदार हो, हम भी उसको ऐसे खिस रहे हैं भाई। मतलब ऐसे बताते तो बस, हाँ बस ऐसा लगता है कि दूसरा आंसर भी बोलने वाले हो, है ना। हम्म, तो ये कुछ चीजें तो तैयार कर लो, पता है बिब्लियोग्राफीज और बिब्लियोग्राफीज इतनी बार पूछी जाती है ना। मैं पेपर आपको एलआईएस पोर्टल पे जाना देखना, उसमें इतने क्वेश्चन पेपर में मतलब इस वाले पेपर जो अभी क्लास हुई है इससे क्वेश्चन पेपर बहुत 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 ज्यादा पूछ जाते हैं। हैंसन और ग्रोगर, जो ग्रोगर वाला क्वेश्चन है ना, उससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना। और न्यू कन्वेंशनल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बताओ। प्रीति सेमवाल ना, कैमरॉन करो, केवल वंदना का, यहाँ सब क्या बात है। अभी और कोई जुड़ा हुआ था, कहाँ चला गया। मैम एक बार मोनोग्राफ वाला समझा दीजिए, ये क्या चीज? कहाँ पे। मोनोग्राफ आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ, सॉरी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना। प्राइमरी में आएगा ना मैम, तो इसमें हम्म। क्या क्या होता है मैम? क्या होता है इसमें। हेलो। यस मैम। हाँ क्या हुआ, क्या कह रहे हो, समझ भी नहीं आ रही मुझे, क्या कहा आपने। मैम ये मोनोग्राफ वाला थोड़ा समझा दीजिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। मोनोग्राम है, मोनोग्राम है, मोनोग्राफ नहीं है वो। हाँ अच्छा। ये क्या है आपका। मोनोग्राम है, मोनोग्राफ है कि मोनोग्राम है, ये बताओ पहले। ग्राफ है। मोनोग्राफ है ना। इसको सर्च करो, सर्च करो क्या हो सकता है। तो पढ़ो पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर अगर ना समझ में आए तो मुझे बताओ क्या लिखा हुआ, बताओ। मैम इसमें क्या हम्म? चीज आएगी मैम? इसमें इसमें इसको लिखा होगा ना कुछ, एक मतलब मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है उसमें लिखा होगा, आप तरफ पढ़ के देखो पहले, फिर समझ में ना तो तुम मुझे बताओ। हेलो, कहाँ चले गए। यस मैम। पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। बुक है ना, पढ़ो उसे। मैम बुक नहीं है। नहीं है, अरे रे। नहीं नहीं मैम इसमें कोई बात है, कोई घबराने वाली मतलब, आप उसे खुद देखोगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा ना। चला गया है, बैक करिए। दिख रहा है ना। हाँ आवाज तो आ रही है, बैक। बेसिकली हम कहते हैं कि किसी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर ना, खासकर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जो बिजनेस वगैरह नहीं होते उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। मोनोग्राफ या निबंध किसी विशेष विषय में संक्षिप्त मतलब प्रबंध होता है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि मोनो का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिटेल इंफॉर्मेशन होती है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उसे हम यस मोनोग्राफ कहते मैम। हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रबंध या ग्रंथ में लिखा हुआ है केवल, ठीक है। यस और मैम। वो किसी भी पर्टिकुलर स्टडी के बारे, मतलब ऐसा नहीं कि केवल आपके इस इकोनॉमिक टर्म्स में होंगे, किसी पर्टिकुलर उसके बारे में हो सकती है, ठीक है। और एक तरह से यस बायोग्राफिकल स्टडी होती है, ठीक है, वो आपकी कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, हाँ, टेक्निक्स इन प्रोटीन केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसके बारे में उन्हें डिटेल इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, या फिर हम जैसे सॉरी इन शॉर्ट में संक्षिप्त इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो वो आपकी क्या कहलाती है, मोनोग्राफ, ठीक है। मतलब एक तरह यस से, यस मैम। जैसे अगर हम बात करें पुराने भी हमारे मतलब अगर हम बात करें वो होते हैं क्या बोलते हैं उसे, जो हमारे उसमें होते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह नहीं होते हैं जो, तो उसके भी एक हम कह सकते हैं कि हम डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाए कि इन शॉर्ट में समरी दे सकते थे शॉर्ट में कि भाई ये कहाँ के शिलालेख हैं या जो भी चीजें, तो वो भी यस। मोनोग्राफ के अंतर्गत आते हैं, है ना। इसमें यस मैम। यस विनिबंध क्या मैम। चीज लिखा हुआ है, विनिबंध क्या होता है, प्रबंध ग्रंथ में के अंदर। हाँ वही विषय विवेचन के बारे में देखो यहाँ पे लिखा ना, विषय विवेचन के में, है ना। कोई भी मोनोग्राफ ऐसा नहीं, किसी भी पर्टिकुलर के बारे में भी हो सकता है
किसी के बारे में इन ब्रीफ में बता दिया कि भाई ये चीजें होती हैं, है ना, जिससे कि उसको मतलब थोड़े से को पढ़ के हमें पूरे विषय के बारे में जानकारी हो जाए। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है मोनोग्राफ। ठीक है, अब याद रहेगा यस ना, मैम, थैंक बोलोगे तो नहीं? यस मैम, नहीं हाँ, थैंक यू। इसको इसलिए मैं ले गई ताकि आप खुद देख लो, क्योंकि अगर मेरा पढ़ाया हुआ भूल गया तो कम से कम आप इसको जाके खुद देख लोगे ना, तो आप खुद मतलब एक तरह से एक बार रिकॉल कर पाओगे ना, इसलिए मैं यहाँ पर गई। ठीक है, बाकी यस और मैम। कुछ? और फॉर्मल का मुझे कोई एग्जांपल बताओ। जैसे मान लिया अगर हम बात करें फॉर्मल का, तो मान लिया अगर हमें फॉर्मल को एग्जांपल बताओ, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज का। प्रीति कैमरा ऑन करो जरा। हेलो, बताओ बताओ। फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज के एक एग्जांपल बता दो बस, फिर नहीं पूछेंगे। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज के एग्जांपल बता दो, और सीधे साथ साथ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के एग्जांपल बता दो, फिर क्लास ओवर हो जाएगी। अर्चना बताओ, जल्दी से बताओ, फिर मैं भी क्लास वाइंड अप करूँ। प्री लिटरेचर क्या होता है? मैम यस मैम। हाँ, मैंने क्या कहा? मैंने कहा अभी तो ग्रे लिटरेचर पूछा, ग्रे लिटरेचर क्या होता है? ग्रे लिटरेचर क्या होता है? अनपब्लिश डॉक्यूमेंट नहीं बताया था मैंने, डायरी होगी आपकी, नोटबुक हो गए, लेटर्स हो गए, है ना, सब क्या होता यस है? मैम प्राइमरी। लाइब्रेरी तो होता है, मैं कब यस नहीं कह मैम। रही हूँ। मैं पूछ रहा हूँ ग्रे लिटरेचर क्या होता है ना, तो ग्रे लिटरेचर बताना चाहिए ना कि ये चीजें होती है, मतलब मेरा पूछने का मतलब ये था। ठीक है, वो आपने सही बताया है ना, लेकिन आप क्वेश्चन को मेरे साथ समझ नहीं पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन बनता है मैम इसलिए पूछ रहे चलेगा हो। क्या? ठीक है, ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रही थी मैं? फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज का एग्जांपल, बस एक एक एग्जांपल बताओ। और क्लासेस। ठीक है, मैम फॉर्मल में तो जैसे हम कोई इंफॉर्मेशन वो करते हैं तो वो रूल रूल के उसके आती है, उसके क्या क्या रूल वगैरह हैं। हाँ मतलब ये किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, सपोज दैट आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, कोई स्कूल का नाम हो गया, कोई बैंक हो गया, कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपका जैसे कि एसोसिएशन हो गई। ठीक है ना, यस मैम। तो वो सारे क्या है आपके इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल में आपके कुछ भी आज से आपका कोई एक्सपर्ट हो गया, है ना, कोई हमारे घर का मेंबर हो सकता है, कोई आपका मास मीडिया हो सकता है। ठीक है, या फिर यस मैम। आपका कोई इंटरनेट हो सकता है, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो वो सारे हमारे आपके वो कहलाते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल। ठीक है, और यस मैम। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में कौन कौन से होते हैं, एक एक बता दो एग्जांपल, कोई दो दो एग्जांपल बता दो। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के दो दो एग्जांपल बता दो। मैम प्राइमरी में तो पैटर्न हो गई जैसे, और हम्म। पैरोडी। सेकेंडरी में इंडेक्स हो गया, और बुक हैंडबुक वगैरह हो गई। हम्म। और टर्सरी में ईयर बुक हो गई, हम्म। और जो ईयर बुक और अल्मनक हो गया, बिbliographies मैं ऑफ टॉप रिसर्च हो गई। पेपोग्राफिस और बिbliographies। और एक होती है आपकी डायरेक्टरीज। ठीक है, एक जरूर रख डिक्शनरी, और डिक्शनरी आपकी सेकेंडरी में आती है, डायरेक्टरीज आपकी टर्सरी में आती है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्लास में मैं टेस्ट लूंगी आपके दो तीनों लेक्चर का, और उसके बाद नेटवर्किंग पढ़ाऊंगी। ठीक है, नेटवर्किंग थोड़ा थैंक यू पढ़ मैम। के आना। ठीक है, थैंक यू मैम। टेलनेट के बारे में वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़ के आना। ठीक है, वैसे तो मैं पढ़ाऊंगी लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, और सॉरी फॉर डिले, आज थोड़ा लेट हो गया, आई एम सो सॉरी, है ना, वो नेटवर्क का इशू था, दैट्स वाई। ठीक है, और थैंक यू सो नेक्स्ट मच। क्लास आपकी कितने कब है? 27 कब है? मैम आई फोर्टी थिंक, सेवन 47 को आई थी ना, मैं देख, मैं भी चेक करती हूँ। मैम 27 को है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, 27 तो संडे है लेकिन।
मैंने क्लास रखी है ये संडे नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, अक्टूबर का कैलेंडर रखा है। कोई बात नहीं, ठीक है। मैम हाँ हाँ 27 को फ्राइडे मैम। हाँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं फिर आप लोगों को मिलती हूँ, और 27 को, ठीक है। हम टाइम से जुड़ेंगे और टाइम से पूरी कोशिश रहेगी कि वो कवर हो जाए, ठीक है। और नेट, हाँ ये पढ़ाऊंगी। लाइब्रेरी ऑटोमेशन मेरे ख्याल से ऑलरेडी अवेलेबल है ना आपका, तो नेशनल नेटवर्क और इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में बताऊंगी, ठीक है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का तो लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। चलो ओके देन, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय।